हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम आ चुके हैं आपको पढ़ाने के लिए हिस्ट्री यूपीएससी हिस्ट्री प्री क्लास सेकंड अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्विंग। और यहाँ पे हम आपको पिछले क्लास में 14 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और ये 15 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपको मैंने बता दिया मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष से प्राप्ति किसके द्वारा संभव है, तो वो कर्म के द्वारा संभव थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 शुरुआत होता है और यहाँ लिखा हुआ है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यकृत पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? किसके द्वारा दी गई है? कामसूत्र द्वारा, मानव धर्मशास्त्र द्वारा, शुक्र नीतिसार द्वारा या अर्थशास्त्र के द्वारा? तो प्रश्न क्या है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यकृत पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो वह है अर्थशास्त्र के द्वारा। और वो भी किसका अर्थशास्त्र? तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में पति द्वारा परित्यकृत पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि 15 का आंसर क्या होगा मेरा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्ज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सौमिल्य, शौनक, शूद्रक, सुश्रुत। कौन जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो वह है सुश्रुत। यह गुप्तकालीन राजाओं के समय में आयुर्विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। सुश्रुत की सुश्रुत संहिता और शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत ही थे। गुप्त काल के सुश्रुत संहिता पर आधारित औषधि शास्त्र में अधिक प्रबलता आई। वाण भट्ट, धन्वंतरी आदि गुप्त काल के प्रमुख आयुर्वेद के ज्ञाता थे। चलिए, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? डी होगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का सही चयन कीजिए। लिखा हुआ है कि गुप्त चंदेल चालुक्य पल्लव, ये जो बादामी, पनमलय, खजुराहो और देवगढ़ है, ये क्या बताना चाहता है? ये गुप्त, चंदेल, चालुक, पल्लव का इनसे क्या संबंध है? तो हम ये जानते हैं कि गुप्त देवगढ़ से संबंधित था। हमारा गुप्त काल का वहाँ पे शासन हुआ करता था, देवगढ़ के मंदिर उन्होंने बनवाया हुआ था। और वहीं पे अगर चंदेल की बात करें तो चंदेल हमारा खजुराहो से संबंधित है। चंदेल के राजा ने खजुराहो का एक भव्य विशाल मंदिर बनवाया हुआ था और वहाँ पे वह शासन किया करते थे। अगर बात करें चालुक्य की तो वो बादामी, वहाँ के जो बादामी राज्य था वहाँ से संबंधित थे। और बात करें पल्लव की तो पल्लव पनमलय से संबंधित थे। इसलिए प्रश्न का उत्तर 4, 3, 1, 2 होगा। और ये कुट जो बन रहा है वो कुट ए में बन रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कुट ए होगा। देखिए यहाँ पे गुप्त देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बादामी और पल्लव पनमलय के नाम से बना हुआ है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित किया करना हो तो वर्ष होगा। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वो क्या होगा? बताएं। फिर से एक बार पढ़ लें। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो हम ध्यान दें अगर, तो इस प्रश्न में ये नहीं लिखा है कि वर्ष या ईसा पूर्व 465, यहाँ लिखा है शक वर्ष। और शक वर्ष 78 ईसा पूर्व होता है।
हम सभी जानते हैं कि जो शक वर्ष होता है वो 78 ईसा पूर्व होता है। और पूछा है विक्रम संवत, यहाँ तक कि हम सभी आपको पहले ही क्वेश्चन में बताए हैं, तीसरा या चौथा क्वेश्चन था उसमें, कि जो विक्रम संवत होता है वो 58 ईसा पूर्व होता है। तो 465 में अगर पहले 78 जोड़ें तो आपका शक संवत से वर्ष की तरफ आएगा। तो हमारा 465 और 78 जोड़ दिया जाए तो 465 प्लस 78 473 543 हो जाएगा। और उसमें अगर 58 जोड़ दिया जाए विक्रम संवत बनाने के लिए तो आपका आएगा 601। इस प्रकार आपका सही उत्तर होगा ए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारिक निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम था? व्यापारियों का निगम कौन था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्राम था। मणिग्राम प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम होता था, हुआ करता था। तो इस प्रकार हम आंसर डी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? डी। तो एक बात जरूर ध्यान दें कि जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का मुख्य निगम था, इन प्रश्नों में से जो मणिग्राम है वह मुख्य था, इसलिए मणिग्राम ही प्राचीन निगम कहलाएगा। चतुर्वेदी निगम परिषद अष्टजनम प्राचीन भारत के व्यापारिक निगम नहीं थे। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी में, रमुनदेई में, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश में या मास्की में? तो हम जानते हैं कि मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उडेगा गोलम के राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिला है। किनमें? ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर मास्की की जगह गुर्जरा भी हो, नेतूर हो या उडे गोलम के उडे गोलम हो, वो भी अगर यहाँ पे लिखा होगा तो वही आंसर सही होगा। लेकिन उन चारों में से एक ही लिखेगा। अगर चारों लिखता है तो आपके लिए वो ग्रुप बन के आएगा, मात्र एक सही, एक और दो सही, दो और तीन सही, एक दो तीन चार सही, उपयुक्त सभी सही। तो उपयुक्त सभी सही का टिक मारते। लेकिन यहाँ पे वास्तव में देखा जाए तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी। नचिकेता और यम का बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। तो हम सभी जानते हैं कि नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आता है, समझने की कोई बात तो है नहीं। कठोपनिषद ये उपनिषद है और उपनिषद का एक भाग है कठोपनिषद, क्योंकि वहाँ पे कई भागों में बटा हुआ है उपनिषद। तो उपनिषद में एक कठोपनिषद है जिसमें नचिकेता और यम के सुप्रसिद्ध संवाद का उल्लेख मिलता है। हम जब इसके वीडियो बनाए हुए हैं उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपके 11th या 12th नंबर क्लास में ये वीडियो होगी आपकी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो हम सभी जानते हैं कि खरोष्ठी लिपि होती है। खरोष्ठी लिपि जो है वो हमारी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ भी देखिएगा, प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में लिखी थी। प्रथम जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्ठी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई थी। मेसन कनिंघम आदि ने इसे पढ़ने का कार्य शुरू किया था। और ये मेरा दिमाग जहाँ तक कहता है कि ये 1913 में या 1917 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ने में और पढ़ने की जो लिपि थी इसे पढ़ने में सफलता पाई थी। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पालिश थी, यह अखंड है, स्तंभों का साफ्ट शुंडाकार है, यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो जानते हैं इन पर बालिश तो बढ़िया थी, यह अखंड था, खंडित नहीं था। स्तंभ पर साफ्ट शुंडाकार से सही है।
लेकिन ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये शब्द गलत है। और अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापित संरचना के भाग नहीं थे। अशोक ने प्रस्तर स्तंभों का उपयोग अपने शासनादेश के लिए किया था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं रूपक, कौरसापण, दिनार या पड़। गुप्तकालीन चांदी के सिक्के जिन्हें रूपक कहा जाता था कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों के विरुद्ध विजय के पश्चात किया गया था। क्या लिखा हुआ है? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे क्या? रूपक। क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। वो भी किसके शासन में ये रूपक का नाम दिया गया था? गुप्तकालीन चांदी के सिक्के जिन्हें रूपक कहा जाता था को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों के विरुद्ध विजय के पश्चात जारी किया गया था। गुप्त काल के स्वर्ण को दिनार कहा जाता था। देखिए, जो चांदी का मुद्रा था उसे रूपक और उसी की स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। किसके काल के? गुप्त काल के। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर में को किस नाम से जाना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानता है? तो वो पद्मपाणि के नाम से जानता था। पद्मपाणि, वज्रपाणि, मंजूषी, पद्मपाणि, मैत्रेय, तो इन्हें पद्मपाणि के नाम से जाना जाता था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के पद्मपाणि तथा लोकेश्वर के नाम से जाना भी जाता था। ये महायान बौद्ध धर्म के सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व में से एक थे। महायान बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि तथा लोकेश्वर के नाम से जाना जाता था। तो पद्मपाणि भी कह सकता है और लोकेश्वर भी कह सकता है, तो भूले ना, इसलिए हम इसका 3-4 जो ऑप्शन होता है वो भी दिखा देते हैं आपको। निम्नलिखित मानचित्र में भारत में पाए जाने वाले महाजनपदों में 4 दर्शाए गए हैं क्रमशः ABCD द्वारा। अंकित स्थल कौन सा है? लिखा हुआ है निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले महाजनपदों में अंकित महाजनपदों में 4 दर्शाए गए हैं क्रमशः ABCD द्वारा। अंकित स्थल कौन सा है? ये जो कहाँ पे है? मत्स्य, ये राजस्थान का ऊपरी हिस्सा है, इसे मत्स्य के नाम से जाना जाता था और उसके नीचे के हिस्सा को अवंती के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और ये जो है ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और यही वो बंगाल और बिहार से सटा हुआ आपका अंग था। तो ये जो ABCD इसका प्रारूप होगा मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। देखिए, मत्स्य महाजनपद अधिक जयपुर कहाँ है? राजस्थान के राजधानी है, पिंक सिटी के नाम। आसपास का क्षेत्र था। विराट नामक संस्थापक के नाम पर इसकी राजधानी विराटनगर थी। अवंती पश्चिम भारत का एक महाजनपद था, मध्य प्रदेश व आधुनिक मालवा के क्षेत्र में। कुछ भागों को मिलाकर अवंती महाजनपद बना था। अवंती के 2 भाग थे, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिण अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। बाहुबली की जो मूवी है माहिष्मती साम्राज्य, वो अवंती के 2 राजधानियों की एक हिस्सा थी। एक राजधानी जहाँ उज्जैन है, महाकाल उज्जैन, और दूसरी जो राजधानी थी उसकी माहिष्मती थी। उत्तर में उज्जैन और दक्षिण में माहिष्मती। अवंती बहुत बड़ा साम्राज्य था। जो यहाँ पे वत्स लिखा हुआ है, वत्स महाजनपद इलाहाबाद, मैंने जैसे बोला कि उत्तर प्रदेश, तो ये जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है, इलाहाबाद में पड़ता था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अंग आधुनिक भागलपुर व मुंगेर के क्षेत्र से मिलकर अंग महाजनपद बना था। इसकी राजधानी चंपा थी, जबकि हम चंपा जानते हैं बिहार का है। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो वो नागसेन का है।
हमने इसके पहले जब हम लोग 7-8 में पढ़ते थे तो अभी लिखा वहाँ पे बताया गया था कि नागसेन ने मिलिंद पन्नों की रचना की गई थी, जिसमें उन्होंने मिलिंद के 15 प्रश्न थे जिनका उत्तर दिया था। तो इसी के नाम पे उनका मिलिंद पन्नों नाम पड़ा हुआ था। और ये प्रश्न इस प्रकार थे, कुछ प्रश्न इसमें ऐसे थे, 1 मिनट बताते हैं आपको। वैसे यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है, संस्कृत में श्लोक हुआ करते थे उस समय, और श्लोक में लिखा हुआ था सुखार्थीन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थीन सुखम, सुखार्थी तज विद्या तज विद्यार्थी सुखम। अर्थात सुखार्थी मतलब सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और विद्या प्राप्त करने वाले व्यक्ति को या विद्या प्राप्त करने की चाहत ना रखने वाले व्यक्ति को सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं मिल सकती। ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया है कि घूमना छोड़कर पढ़ने पर ध्यान दें। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। वारामिहिर कौन नहीं जानता भैया, बृहत संहिता इन्हीं का रचा हुआ है। विशाखादत्त, मृच्छकटिकम, शूद्रक, विक्रमदेव चरित्र, विल्लड़, प्रबंध चिंतामणि रचना है। इसमें से कौन सी रचना है? वारामिहिर का बृहत संहिता, और विशाखादत्त का क्या है? देवी चंद्रगुप्तम, क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। और वहीं शूद्रक का मृच्छकटिकम, और विल्लड़ का विक्रमादेव चरित्र। तो ये किससे जुड़ा हुआ है आपका? 3, 4, 2, 5 अर्थात बी कुट जो होगा उसका ये आंसर होगा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको इस क्लास में इस क्लास में भी आपको 14 क्वेश्चन बताया गया, क्योंकि वीडियो बढ़ती जा रही है, इसलिए ज़्यादा बड़ा होगा तो आप लोग को भी बोरिंग महसूस होता है। इसलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।